हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टर विद पटेल में स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में इतिहास के सेक्शन में हमने इससे पहले सेक्शन में देखा था सरबपुरी राजवंश के बारे में हमने देखा। छत्तीसगढ़ में सरबपुरी राजवंशों के बाद दक्षिण कोसल में सोमवंशी शासकों का राज्य रहा और कई अभिलेखों में इसी सोमवंशी शासकों को पांडु वंश कहा गया है। चूंकि सोमवंशी शासक का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में, इस तरह इन्हें दो भागों में बढ़ चुके थे और परवर्ती सोमवंशी शासकों से भिन्नता प्रकट करने के लिए छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों को पांडु वंश के रूप में जाना गया। इस तरह से आज हम लोग बात करेंगे पांडु वंश। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में अगर देखें तो पांडु वंश की बात करेंगे। हमने जाना ही सरबपुरी वंशियों के बाद छत्तीसगढ़ में सोमवंशी शासक जो कि पांडु वंश के रूप में जाने गए, दक्षिण कोसल में इनका शासनकाल रहा। इसी तरह अगर शासन काल देखें, शासन काल की अगर बात करें तो छठवीं से सातवीं शताब्दी के बीच में, छठवीं से सातवीं शताब्दी के बीच में पांडु वंशी शासकों का शासन दक्षिण कोसल में रहा। साथ ही साथ इनकी राजधानी की अगर बात करें, तो पांडुवंशियों की राजधानी सिरपुर रही। पांडुवंशी राजवंशों की राजधानी सिरपुर रही। इसी काल में हम लोग वास्तविक संस्थापक के साथ साथ देखेंगे आदि पुरुष के रूप में उदयन को जाना जाता है। उदयन जो कि इंद्रबल के पिता थे, आगे हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे ही। तथा वास्तविक संस्थापक के रूप में इंद्रबल को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में इंद्रबल को माना जाता है। इसी तरह बेसिक तथ्यों को हम देखें तो पांडुवंशियों का शासनकाल छठवीं से सातवीं शताब्दी के बीच में छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल में सिरपुर में रहा। इसी तरह आदि पुरुष के रूप में उदयन को और वास्तविक संस्थापक के रूप में इंद्रबल को जाना जाता है। साथ ही साथ पांडुवंशियों का शासनकाल ही छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल, छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल भी, छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल माना जाता है। स्थानीय राजवंशों में अगर बात करें तो स्थानीय राजवंश में अगर देखें तो पांडुवंशी स्थानीय राजवंशों से ही छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। इस तरह से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानीय राजवंशों में छत्तीसगढ़ के किस राजवंश को मंदिरों के निर्माण के काल के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा पांडुवंश। इसी तरह हम लोग अन्य तथ्यों को भी वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हमने अभी तक जाना कि पांडुवंशी शासक सरबपुरी वंशी शासकों के बाद छत्तीसगढ़ में पांडुवंशियों का शासनकाल छठवीं से सातवीं शताब्दी के बीच में रहा। आइए इससे पहले इनके वंशावलियों को हम लोग थोड़ा याद कर लें, जिससे रिलेटेड फैक्ट्स को हमें याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी होगी। हमने देखा था आदि पुरुष के रूप में उदयन का पुत्र इंद्रबल हुआ और इंद्रबल के चार पुत्र हुए, जिसमें से प्रथम पुत्र नन्नराज प्रथम, दूसरा पुत्र सूरबल, तीसरा ईशानदेव और चौथे पुत्र के रूप में भवदेव रणकेसरी के रूप में उल्लेखित हमें मिलता है भांदक शिलालेख जो कि भवदेव रणकेसरी से संबंधित है। इसी तरह आगे क्रम में देखें तो नन्नराज प्रथम के दो पुत्र हुए। पहला पुत्र महाशिव तिवरदेव और दूसरा पुत्र चंद्रगुप्त। इसी तरह महाशिव तिवरदेव के पुत्र हुए
नन्नराज द्वितीय के रूप में इन्हें जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र के रूप में हम लोग देखेंगे हर्षगुप्त को। यही हर्षगुप्त का विवाह मौखरी वंश के सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वसाटा से हुई। इसी तरह हर्षगुप्त का पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के रूप में विख्यात हुए। महाशिवगुप्त बालार्जुन के रूप में हम लोग देखेंगे। इस तरह से हमने जाना कि उदयन का पुत्र इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, नन्नराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव और भवदेव रणकेसरी। नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र हुए, महाशिव तिवर देव, चंद्रगुप्त। नन्नराज द्वितीय तिवर देव के पुत्र हुए और चंद्रगुप्त के पुत्र हुए हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त के पुत्र हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन। विशेष रूप से हम देखेंगे महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। तो यह क्रम, ये राजाओं के वंशावलियों को हमें अच्छे से याद रखना है ताकि इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग आसानी से जान सकें। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को हमने देखा कि सरपुरी वंशी शासकों के बाद छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल में सोमवंशी शासक, जो कि पांडुवंशी शासक के रूप में यहाँ शासन करते हैं। और हमने देखा ही था सरपुरी वंशी शासक के अंतर्गत सुदेव राज के सामंत के रूप में इंद्रबल वहाँ पे थे, और इंद्रबल ने ही यहाँ पे सरपुरी शासकों के अंतिम शासक को पराजित कर यहाँ पे पांडुवंश की स्थापना करते हैं। मगर इंद्रबल शासन न करके उनके जगह उनके पिता शासन करते हैं, जिनका उल्लेख हमें भवदेव रणकेसरी के भांदक शिलालेख से मिलता है। याद रखिएगा, भवदेव रणकेसरी के भांदक शिलालेख से यह वर्णन मिलता है कि इंद्रबल यहाँ पे पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। मगर इससे पहले कुछ समय के लिए उनके पिता उदयन के रूप में प्रथम शासक, पांडुवंशी में प्रथम शासक के रूप में उदयन का उल्लेख हमें मिलता है भांदक शिलालेख भवदेव रणकेसरी के। तो याद रखिएगा, उदयन जो कि छत्तीसगढ़ में इसे पांडुवंशी में जाना जाता है। उदयन आदि पुरुष के रूप में इसे हम जानते हैं, आदि पुरुष के रूप में उदयन को जाना जाता है। कुछ समय के लिए उन्होंने शासन किया। देन उदयन के बाद उसका पुत्र इंद्रबल शासन करता है, और इंद्रबल ही पांडुवंशियों का वास्तविक संस्थापक के रूप में यहाँ पे इनका उल्लेख मिलता है। इंद्रबल का वास्तविक छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी के रूप में वास्तविक संस्थापक के रूप में इंद्रबल को जाना जाता है। साथ ही साथ इनसे जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स और याद रखेंगे कि इंद्रबल ही सरपुरी शासक नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा से विवाह करते हैं। लोक प्रकाशा से इनका विवाह होता है। ये सरपुरी राजकुमारी है, सरपुरी राजकुमारी है, जो कि सरपुरी राजा नरेंद्र की बहन थी लोक प्रकाशा, जिनसे इनका विवाह होता है। इंद्रबल ने अपने नाम के अनुरूप एक नगर स्थापन करते हैं, इंद्रपुर अपने नाम के अनुरूप इन्होंने एक नगर की स्थापना की, इंद्रपुर, जो अभी वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत एक खरौद के नाम से जाना जाता है। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हम याद रखेंगे कि पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में इंद्रबल को इन्होंने लोक प्रकाशा से विवाह किया, और साथ ही साथ इन्होंने अपने नाम के अनुरूप इंद्रपुर नगर की स्थापना करते हैं, जो कि वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। यह खरौद जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। जांजगीर चांपा जिला में खरौद स्थित है। यहीं खरौद में हमने देखा था लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण ईशान देव के द्वारा किया गया था। ऐसा उल्लेख हमें इतिहासकारों के द्वारा देखने को मिलता है कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में, खरौद में ईशान देव का उल्लेख भी मिलता है। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में ईशान देव का उल्लेख मिलता है, और यह माना जाता है कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर
लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव के द्वारा किया गया था। यही खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जो कि यहाँ पे मान्यता है कि 1 लाख चावल के दाने यहाँ पे अर्पित करने से जो मांगते हैं हम वह पूर्ण होता है। इस तरह से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण ईशान देव के द्वारा किया गया था, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। और खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में ईशान देव का उल्लेख भी है। तो इस तरह से हमने जाना कि उदयन आदि पुरुष के रूप में, इंद्रबल वास्तविक संस्थापक के रूप में इंद्रपुर नगर की स्थापना करते हैं जो वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है, तथा इसी खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव के द्वारा किया जाता है। इसी तरह आप मेरा अगर जांजगीर चांपा जिले से संबंधित जिला विशेष को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। आपसे रिलेटेड सारे फैक्ट जांजगीर चांपा के खरौद से हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ें तो इंद्रबल के बाद, और इंद्रबल को ही भरत बल के नाम से भी, अन्य नाम भरत बल के नाम से भी जाना जाता था। आगे इसी क्रम में देखें तो इंद्रबल के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र नन्नराज प्रथम यहाँ पे शासन करते हैं। नन्नराज प्रथम शासन करते हैं और नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र हुए जिसमें महाशिव तीवरदेव ज्येष्ठ पुत्र और चंद्रगुप्त हुए। जिसमें नन्नराज के बाद बात करें तो महाशिव तीवरदेव यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। और महाशिव तीवरदेव के बारे में हम जानें तो यह महाशिव तीवरदेव एक प्रतापी शासक के रूप में यहाँ पे थे। महाशिव तीवरदेव के रूप में जाने तो एक पांडुवंशी प्रतापी शासक के रूप में हुए, प्रतापी शासक के रूप में विख्यात हुए। महाशिव तीवरदेव ने ही मैकल क्षेत्र और दक्षिण कोसल को विजित कर सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पांडुवंशी शासक महाशिव तीवरदेव ने कौन सी उपाधि धारण की, तो याद रखिएगा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। साथ ही साथ महाशिव तीवरदेव के शासनकाल में पांडुवंश का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ था। इस तरह से पांडुवंश के उत्कर्ष का काल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पांडुवंश के उत्कर्ष का काल महाशिव तीवरदेव के काल के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि महाशिव तीवरदेव का काल पांडुवंशी का उत्कर्ष काल कहलाता है। साथ ही साथ इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, एक प्रतापी शासक के रूप में यहाँ पे हुए। देन महाशिव तीवरदेव के बाद उनके पुत्र नन्नराज द्वितीय शासन करते हैं और नन्नराज द्वितीय ने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। याद रखिएगा नन्नराज द्वितीय कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं यहाँ पे, कोसल मंडलाधिपति की। और नन्नराज द्वितीय के कोई पुत्र नहीं होने के कारण नन्नराज द्वितीय के बाद इनके चाचा चंद्रगुप्त यहाँ पे शासन करते हैं। पांडुवंशी के रूप में नन्नराज द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त यहाँ पे शासन करते हैं। चंद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र हर्षगुप्त शासन करते हैं। हर्षगुप्त जिनका विवाह मौखरी वंश की राजकुमारी सूर्यवर्मा की पुत्री, आइए थोड़ा सा और डील में देखें, सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वासटा से इनका विवाह होता है। हम बात कर रहे हैं हर्षगुप्त की, तो हर्षगुप्त की बात करें तो हर्षगुप्त का विवाह मौखरी वंश की राजकुमारी रानी वसटा से हर्षगुप्त का विवाह होता है। और हर्षगुप्त के अल्पकालीन मृत्यु के बाद यहाँ पे रानी वासटा शासन करती हैं।
रानी वासटा शासन करती हैं। साथ ही साथ रानी वासटा अपने पति हर्षगुप्त की याद में यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, याद रखिएगा, लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं, जो कि लाल ईंटों से निर्मित पांडुवंशी स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है लक्ष्मण मंदिर, जिनका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था रानी वासटा के द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की याद में। इस तरह से हमने देखा रानी वासटा और हर्षगुप्त से संबंधित तथ्यों को हमने जाना। हर्षगुप्त और रानी वासटा के बाद शासन करने आते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन, याद रखिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका शासनकाल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक माना जाता है। याद रखिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल ही पांडुवंश में, छत्तीसगढ़ की स्थानीय राजवंशों में स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल के रूप में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को हम लोग जानते हैं कि स्वर्णकाल, यह क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय राजवंशों में छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल के रूप में हम इसे जानते हैं। साथ ही साथ महाशिवगुप्त बालार्जुन, यह नाम बालार्जुन इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाल्यावस्था में ही धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इनको महाशिवगुप्त बालार्जुन की उपाधि दी गई। साथ ही साथ जितने भी पांडुवंश हुए उनमें सार्वधिक शासनकाल, पांडुवंश में सार्वधिक शासनकाल, सबसे लंबे समय तक शासनकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल सबसे लंबा रहा पांडुवंशी में। इसी तरह इनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा, शैव धर्म के अनुयायी थे, अपितु पांडुवंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मगर यहीं पे महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे और साथ ही साथ ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने सभी धर्मों का समान संरक्षण किया। याद रखिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म थे और पांडुवंशी वैष्णव धर्म से संबंधित थे, अपितु महाशिवगुप्त बालार्जुन सभी धर्मों का समान संरक्षण करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन सिरपुर की राजधानी में अनेकों आपको बौद्ध विहार मिलेंगे, जैन विहार मिलेंगे, वहीं पे शिव मंदिर मिलेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों का समान संरक्षण इनके द्वारा किया गया था। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेनसोंग सिरपुर और मल्हार की यात्रा में आए थे। ये चीनी यात्री वेनसोंग यहाँ पे सिरपुर और मल्हार की यात्रा में आए थे और इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत एक रचना की सियुकी किया सलो कहा, उनकी एक रचना थी सियुकी, इनकी एक रचना थी जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से उल्लेखित किया, जिनका चीनी भाषा में अर्थ अगर देखें तो कौशल होता है। चीनी भाषा में अर्थ देखें तो कौशल होता है। इसी तरह चीनी यात्री 639 ईस्वी में इनके शासनकाल में यात्रा करने आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में एक रचना सियुकी की, जिसे छत्तीसगढ़ में किया सलो के नाम से उल्लेखित किया और इसी किया सलो का चीनी भाषा में अनुवाद या अर्थ बोलें तो कौशल होता है। इसी तरह हमने देखा महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इनका शासनकाल 595 से 655 ईस्वी के बीच में रहा। यह पांडुवंशी महाशिवगुप्त बालार्जुन सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किए। साथ ही साथ इस शैव धर्म के अनुयायी थे, अपितु
पांडुवंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए महासियुक्त बालार्जुन यहाँ पे सभी धर्मों का समान संरक्षण दिया गया। इनके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग 639 ईस्वी में मल्हार और सिलपुर की यात्रा में आए थे और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत की एक रचना सीयू की, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से इन्होंने उल्लेखित किया, जिसका चीनी में अर्थ देखें, चीनी भाषा में अर्थ देखें तो कौशल होता है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 पांडुवंशी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने विस्तृत रूप से जाना। आशा करता हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही होंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।